विद्यार्थियों, आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 9th क्लास का है। सेट का एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं। अब मैं इस प्रश्न पत्र को हल करके आपको बताता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेपर को आप संभाल के रखिए और हर 15 दिन में उठाकर एक बार पढ़ लीजिए। इसी क्रम को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास एक अच्छा सामग्री तैयार हो जाएगी मार्च तक, और हमें परीक्षा में फिर किसी प्रकार का भय नहीं होगा कि हम फेल हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इस प्रकार की शंका से आप ग्रसित नहीं होंगे। तो पहला आज पेपर है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना, इसमें ए में लिखा हुआ है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, बी में लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी में 328 लाख वर्ग किलोमीटर और डी में लिखा है 32.18 लाख वर्ग किलोमीटर। तो पहले का जो सही उत्तर है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यानी बच्चों, शासन दो प्रकार से होता है। जो शासन करने की किसी देश की व्यवस्था वो दो प्रकार की रहती है। या तो देश में किसी ने स्वयंभू कोई सैनिक, कोई जनरल बना हुआ है, या कोई ऐसी सरकार बनी हुई है जो राजा रजवाड़ों की, जिसमें जनता का कोई योगदान नहीं है। और दूसरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज। जिस शासन को जनता के प्रतिनिधि चला रहे हों उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो हमें प्रश्न क्या समझना है, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। कहता है लोकतंत्र जहाँ होता है, जिन देशों में लोकतंत्र है, यानी जिन देशों की सरकार लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। अकाल और भूखमरी क्या होती है, यानी देश के सामने खाने पीने का भी संकट आ जाए, तो ऐसी संभावना कहते हैं कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि इसमें 4 बातें लिखी गई है, 4 बातों में से 3 बातें तो सही है इसका मतलब, और एक बात गलत है। तो हमें उस गलत बात को, जो सही नहीं है, उसको बताना है। पहला है, विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। विपक्ष क्या होता है बच्चों, जब हम लोकतंत्र में वोट डालते हैं तो 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां होती है। एक पार्टी जिसको ज़्यादा जीते जाए वो तो सरकार बना लेते हैं, और जो एक वो होता है पक्ष, और उसके जिनको इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना ले, वो होता है विपक्ष। अब जब पक्ष काम करता है देश के लिए, और वो ठीक काम करे गलत काम करे, उसकी आलोचना करता है विपक्ष। तो ये कहता है कि विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं। विपक्ष का काम भी यही होता है, यदि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही तो उसका ध्यान भी विपक्ष है वो इस ओर दिलाता है। ये बात ठीक है। दूसरा है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। जहाँ भी अकाल पड़ेगा, यदि देश में लोकतंत्र है तो टेलीविज़न वाले, यूट्यूबर, अखबार वाले सूचना देंगे भी इस एरिए में देश के अकाल पड़ा हुआ है और आप इसकी सरकार है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार तुरंत जाग जाएगी और उस एरिए में ध्यान देगी। ये बात भी सही है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी प्रजा का डर भी होता है। ठीक बात है, यदि कहीं अकाल पड़ा है, भूखमरी फैली है, देश की जनता के सामने कोई समस्या आ गई और सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार को डर होता है कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो अगली बार लोग वोट नहीं देंगे। जैसे बच्चों, आजकल उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बहुत बादल फट रहे हैं, बहुत सारी मौतें हुई हैं, घर उजड़ गए, सड़कें खराब हो गई और लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत, जैसे ही दिक्कत शुरू होती है, सरकार के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। यदि वो ऐसा ना करें तो लोग ये मन में बिठा लेंगे कि जब अगली सरकार बनेगी तो इस सरकार को वोट नहीं देंगे। तो वहाँ पक्ष भी पहुँच जाता है लोगों की सहायता करने के लिए, और विपक्ष पहुँच जाता है कि हमने
जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी आपके पास आए थे, आपकी मदद की थी, और सरकार पर दबाव डालते हैं कि लोगों के समस्या आई है तो आप इसका समाधान निकालो। और डी आता है लोगों की कोई भी तर्क माने उसका आचरण करने की स्वतंत्रता। ये ठीक नहीं है। जो ये प्रश्न पूछ रहा है दूसरे का, उसका उत्तर होगा डी, उत्तर होगा डी। तो इसका एक प्रश्न बच्चों और भी बन सकता है कि लोकतंत्र बढ़िया क्यों होता है, लोकतंत्र को आप पसंद क्यों करेंगे, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो लोकतंत्र को पसंद क्यों करेंगे, ऊपर वाली जो ए बी सी तीनों बातें हैं, इन्हीं के कारण लोगों को लोकतंत्र पसंद आता है। तो ये तीनों बातें लिख दोगे तो लोकतंत्र के वो गुण हो गए, तो लोकतंत्र के लिए वो अच्छी बातें हो गई। तो आप इस एक दूसरे प्रश्न से आप सोच करके आगे पीछे के सभी प्रश्न खुद बनाइए। आप उत्तर रटना, उत्तर सीखना की कोशिश मत करो, आप प्रश्न बनाने सीखो। प्रश्न खुद बनाओगे तो आप उत्तर भी अपने आप कर लोगे, और या फिर किसी की सहायता ले लोगे। अब तीसरा प्रश्न है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी भारतीय संघ राज्य क्या होते हैं, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना है, यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर भारत बना है। इसको कहते हैं भारतीय संघ राज्य, यानी भारतीय संघ है, एकजुट है, एक संगठन है इकट्ठा, किन का, 28 राज्यों का। तो कहता है भारतीय संघ राज्य में, ये पूरा हमारा देश है वो भारतीय संघ है, भारत संघ है। इसका जो दक्षिण में यानी नीचे साउथ इंडिया की तरफ, कहता है कि कोई पॉइंट कौन सा है बताओ, जो 2004 में सुनामी से जलमग्न हो गया था। यानी 2004 में उधर बंगाल की खाड़ी में बहुत सुनामी आई थी, बहुत ज़ोर की, और उससे जलमग्न होना क्या होता है भी, पानी यदि हमारे यहाँ, अब मैं अपने स्कूल में बैठा हूँ, आप भी अपने स्कूल में हो, और यहाँ बहुत ऊंचा ऊंचा पानी आ जाए, 8 फुट 9 फुट 10 फुट खड़ा पानी आ जाए, तो वो हमारे स्कूल हमें सबको बहा के ले जाएगा। इस स्थिति को जलमग्न कहते हैं। यानी जो क्षेत्र आपको पेड़ पौधे, जो बिल्डिंगें, जो सड़कें, जो कारखाने दिख रहे हैं, उसकी जगह सारा पानी 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 हो जाए तो उसको जलमग्न कहते हैं। तो वो था इंदिरा पॉइंट, वो क्या था, इंदिरा पॉइंट। अब अगला जो चौथा प्रश्न है वो है कि केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो इसमें क्या था, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किया, और ये शायद 1881 में हुआ था। और आज भी जो महाराष्ट्र में जो मराठा समाचार केसरी जो निकल रहा है, उसका उसी के परिवार के सदस्य इस अखबार को आज भी चला रहे हैं। और इस एक ट्रस्ट बनाया गया है, केसरी मराठा ट्रस्ट, वो ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के वंशज के द्वारा है, और वो चलाया जा रहा है। और आगे प्रश्न आता है, कथन, कथन और कारण। कथन और कारण बच्चों क्या होते हैं, कथन यानी किसी ने बात कही, किसी की बात कही हुई, कहा हुआ एक वाक्य है, और उसके नीचे कारण लिखा, क्या वो बात में जो आगे कारण बताया वो सही है या नहीं है, ये तुम्हें बताना है। तो हम पहले कथन पढ़ेंगे। 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये बात तो सही है बच्चों। एक प्रश्न में देखो कितना प्रश्न आपको बढ़ सकते हैं इसमें, मैं तभी तो कहता हूँ प्रश्न बनाने सीखो। हम इस पर एक कथन में क्या प्रश्न बना सकते हैं। 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने की, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम ने, जो पहले आजकल हमारे शहर में DC होते हैं ना, ऐसे ही A.O. ह्यूम एक ज़िले का अधिकारी था और अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ों की तरफ से लगाया गया था। जब वो रिटायर्ड हो गया तो अंग्रेज़ों ने उसको काम दिया कि कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को इकट्ठा करो और एक संगठन बनाओ, ताकि भारतीय आम जनता की बात वो हमें बता दे और हम अपनी बात उस संगठन को बता देंगे, ताकि जनता में जो हमारे प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, वो थोड़ा शांत हो जाए। तो 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये बात ठीक है, कथन सही है। ये कारण क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को कम करना था। हाँ, ये बात सही है बच्चों, ये कारण बिल्कुल। कांग्रेस, अब मैंने पहले भी आपको बताया था, ये भी जनता के रोष को, गुस्से को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने एओएम की ड्यूटी लगाई कि कुछ भारतीय पढ़े लिखों से मिलकर एक संस्था बनाओ, और ताकि भारतीय लोग उनकी बात मानेंगे और हम उनको समझा देंगे कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसी संस्था बनी थी। इसका मतलब कथन है वो भी ठीक है और कारण है वो भी ठीक है। और ये असंतोष हुआ क्यों था बच्चों? 1857 की क्रांति हुई थी। अंग्रेज़ों ने अपने रजवाड़े राजाओं की सहायता से उस क्रांति को बुरी तरह कुचल दिया था। कुचल तो दिया था, हम 1857 की क्रांति हार भी गए थे, लेकिन हार ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने देश में राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्यार की जो ललक थी वो लोगों की बढ़ा दी। उस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद और भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति बढ़ते हुए गुस्से को देखकर ही अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका मतलब कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। तो पहला क्या कहता है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कथन सही है, सही कह रहा है, परंतु कारण गलत बता रहा है, तो गलत नहीं है, कारण भी सही है। कथन गलत है, कारण सही है। अब कह रहा है कि कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों सही है। अब तीसरा है, कथन और कारण दोनों सही है। हाँ ठीक है, ये बात तो, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। वेरी गुड। ये कहता है कि कारण जो बताया गया है, यानी पहले बात कथन कही और वो कथन वाली बात क्यों हुई, कारण भी बताया, वो भी सही है। तो इसका मतलब कथन की जो व्याख्या कर रहा है कारण, वो सही है। तो तीसरा प्रश्न सही हो गया। और चौथा कहता है कथन और कारण दोनों सही है। हाँ दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, व्याख्या तो करता है। तो इसका मतलब चौथा भी गलत है। बच्चों, जब भी इस प्रकार के मल्टीपल क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें आपको एक दो छांटना होता है, आप कभी भी प्रश्न पढ़ के एक प्रश्न पर टिक मार्क करके अपना काम मत चलाओ। आप चारों पढ़ो, ठीक है तो ठीक क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है, इस पर आप विचार करोगे तो आपका प्रश्न पत्र बिल्कुल सही जाएगा, आपकी परीक्षा बढ़िया होगी। अगला प्रश्न छठा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? तो यदि हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, किसी सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए ये बताना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कैपिटल यानी पूंजी चाहिए, और ज़मीन चाहिए। सबसे पहले तो आप ज़मीन की बात करो, ज़मीन चाहिए हमें। ज़मीन के बाद धन चाहिए कारखाना बनाने के लिए, और इसके बाद हमें क्या चाहिए? श्रमिक मजदूर चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? उद्यमी। तो यदि हम इन चारों को सही एक सीरियल बना ले याद करने के लिए, तो हमें कहना चाहिए पहले तो उद्यमी चाहिए, यानी जो कारखाना लगा रहा है उसका उद्यमी बोलते हैं। जो कारखाना लगा रहा है वो होता है उद्यमी, और उद्यमिता होती है जो वो कारखाना लगाने के लिए अपने एफर्ट्स कर रहा है। यानी एक आदमी के तो मन में आना चाहिए ना, मुझे कारखाना लगाना है, तो सबसे पहला तो चाहिए उद्यमी, एक उद्योगपति चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? धन चाहिए। दूसरा धन चाहिए। धन होगा तो क्या खरीद लेंगे हम? ज़मीन खरीद लेंगे। और ज़मीन, अब हमारे पास कारखाना चलाने वाला भी आ गया, धन भी हमारे पास है, ज़मीन हमने खरीद ली और सारा कुछ हमने ढांचा बना लिया। अब क्या चाहिए? अब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें चाहिए लेबर, यानी श्रमिक चाहिए। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन और सेवा के लिए में, अब इसके सामने 2 नंबर लिखे हैं बच्चों। यदि 2 नंबर लिखे हैं तो आप इन चारों के नाम लिख सकते हो। इसी के आगे 5 नंबर हो तो आप 5 नंबर की बात करो, 10 हो तो 10 की, 20 हो तो 20 की। तो मैं आपको एक बात कई बार बता चुका हूँ और अब भी एक बार फिर बताता हूँ भी, कोई भी प्रश्न 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर का नहीं होता। जैसे आमतौर पर तुम बोलते हो 2 नंबर वाले प्रश्न याद कर लिए जी, 3 वाले कर लिए जी, 5 वाले बड़े कर लिए जी, ये गलत चीज़ है। आपको उस प्रश्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सामने लिखा देखो
यदि 2 नंबर है तो 1 नंबर है तो आप 2 लाइन में लिख दो, 1 लाइन में लिख दो, 1 शब्द में लिख दो। 2 नंबर है तो 2, ढाई, 3 लाइन होनी चाहिए। यदि 4 है तो आपकी 5-7 लाइन होनी चाहिए। यदि 10 है तो आपकी 15 से 20 लाइन होनी चाहिए। इस तरह अब आप क्या करोगे फिर? आप बोलो कैपिटल क्या होती है, लेबर क्या होती है, लैंड क्या होती है, उद्यमी क्या होता है, उद्यमिता क्या होती है, इसके बारे में आप विस्तार से भी बता सकते हो। तो कभी इस चीज़ की चिंता ही मत करो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है। सिर्फ आप उसके बारे में जानो और जितने नंबर सामने लिखे उसके हिसाब से उत्तर दे दो। अब 7वां प्रश्न है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दे। यानी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का शासन, तंत्र माने शासन, लोगों का शासन। यानी जिस देश में सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई हो, जिस देश में सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई हो, उस देश में लोकतंत्र होता है। उस देश में लोकतंत्र होता है। जैसे हमने अभी 2024 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले, ज़्यादा सीटें आई और 240 आई, चाहिए थे 272, लेकिन कुछ और पार्टियों ने कहा कि मोदी जी ठीक प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने भी समर्थन दे दिया। अब उनके पास शायद 293 के 272 चाहिए और 294 के करीब एमपी उनके पास हैं, तो सरकार चल रही है। तो ये किसने बनाई? ये जनता ने बनाई। तो जनता के चुने हुए लोग यदि सरकार चला रहे हैं तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे प्रश्न के 2 भाग हैं। एक भाग का तो उत्तर हमने दे दिया और इसके सामने 3 नंबर लिखे तो एक भाग का हमने 1-1.5 लाइन में दे दिया। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है? भी लोकतंत्र के क्यों हो लोकतंत्र? ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र ही महत्वपूर्ण क्यों है, दूसरा हो तो क्या हो। तो बच्चों आप सुनते हो चीन के बारे में, वहाँ एक पिछले 20-25 साल से जिनपिंग बना हुआ है, चुनाव नाम मात्र होता है, वही राजा है, कहता है कि मैं ही ठीक हूँ देश के लिए। यदि कोई कह दे भाई आप ठीक नहीं हो तो उसको उठा के समुद्र में फेंकाते हैं, वो दूसरे दिन मिलता ही नहीं। तो ऐसी शासन व्यवस्था से तो लोकतंत्र अच्छा है जहाँ हमारी सुनी जाती है। और जब ऐसी बातें जब सरकार में सुनी जाती है, वोट डालने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, घर बनाने का अधिकार हो, नौकरी प्राप्त करने का अधिकार हो, आने जाने का अधिकार हो, सभी लोग बराबर हों, सभी को धर्म के आधार पर कोई भी धर्म मानने की छूट हो, सब लोगों को अपना काम करने की छूट हो और किसी का शोषण ना हो, बिना पैसे दिए किसी से काम ना लिया जा सके। जैसे 14 साल से बच्चे, कम उम्र के बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता, और ये सारी चीज़ें में प्राप्त हो। और लास्ट में संविधान हो। संविधान ने कह रखा है एक न्यायालय होगा। यदि व्यक्तियों को दिए गए अधिकार यदि आप नहीं मानने दोगे, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, एसपी हो, डीसी हो, कोई भी हो, यदि इन आज़ादी, इन स्वतंत्रता, इन अधिकारों को कोई अड़चन अड़ाएगा तो सीधा एक कागज़ लेकर हम जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में और जज को कहेंगे मेरे ये संविधान में अधिकार है और ये आदमी, ये संस्था मेरे का उपयोग करने नहीं देती। तो फिर जज कहेगा नहीं भाई ये ठीक नहीं है, जिन्होंने ऐसा किया उसको दंड मिलेगा, और जो व्यक्ति एप्लीकेशन लेके गया है उसे कहे ठीक है आप अपना घर बनाइए, रहिए, बोलिए, आपको कोई दिक्कतें नहीं है आएगी। तो प्रश्न क्या था? लोकतंत्र क्या है हमने पता कर लिया। अब लोकतंत्र के पक्ष में उत्तर क्या है? तो बच्चों क्या क्या कह सकते हैं हम? अब लोकतंत्र में भागीदारी होती है, यानी सरकार हम ही चुनते हैं। जवाबदेही, जिस सरकार को हम बना दें, काम गलत होगा तो सरकार जिम्मेवार और ठीक होगा तो सरकार जिम्मेवार। अब जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, अब मोदी जी तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि मैंने 56 इंच के सीने से पाकिस्तान को हरा दिया, उनके 11 एयरबेस जहाज़ उड़ने के जो ठिकाने थे वो उड़ा दिए, आतंकवादियों के घर उजाड़ दिए और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। और हमारा विपक्ष क्या कहता है कि नुकसान तो हमारा भी हुआ था, वो बताओ कहाँ कहाँ हुआ था और इसके और कितना आपने नुकसान किया, हमारे फौजी कितने शहीद हो गए बताओ। ये बातें बार बार संसद में आप देखते हो कि रोज़ाना शोर शराबा होता है। तो इसका मतलब जवाबदेह है, यानी सरकार का पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। दोनों अपनी बात जनता को सामने रखकर कहते हैं, पक्ष कह रहा है हमने बढ़िया काम किया
और विपक्ष कह रहा है नहीं इन्होंने इतना बढ़िया नहीं किया, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो दोनों बातें हमें सुनने को मिल रही है। अब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सरकार ठीक कह रही है या विपक्ष ठीक कह रहा है। ये तभी होगा, तब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। और शिक्षा यदि हम गाइडें पढ़ के पेपर देंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो राजनेता हमें मूर्ख बनाएंगे हम मूर्ख बन जाएंगे और हमारा इसी तरह शोषण होता रहेगा और हमारा इसी तरह दुरुपयोग होता रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ है बेटा पढ़ाई। आप पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि आप देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आप क्या जानते हो और आप उसका उत्तर कैसे दे सकते हो। तो ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर आता है 8वां। 8वें में एक पैरा दे रखा है जिसको मैं पढ़ता हूँ। आप भी अपना ये प्रश्न पत्र निकाल के मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, सुनो आप, तभी समझ में आएगा। देश में एक रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग है वो पंजाब में होता है। कहता है देश में जो यूरिया DAP है ना, इनका प्रयोग सारा पंजाब में होता है। रासायनिक खाद में निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक बात है, यदि बार बार हम खाद यूरिया का प्रयोग करेंगे तो ज़मीन में जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। पंजाब के किसानों को पहले उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। कहता है पंजाब के किसानों को फसल में उत्पादन ज़्यादा हो, फ़ायदा हो, उन्हें फसल बेचकर मुनाफा कमा सकें, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खादों यानी उर्वरक बोलते हैं बेटा खाद को, ये जो दवाई छिड़कते हैं, रेत डालते हैं, यूरिया बोलते हैं, DAP बोलते हैं, जो किसानों की आजकल मारामारी चल रही है ना। हम सभी किसान घर से ही हैं, रोज़ाना आपके घरों में जिक्र होता है कि यूरिया नहीं मिली, DAP के 2 इकट्ठे मिलेंगे, अब तो हो गया, अभी ऑनलाइन मिलेगा, पहले सीधी दुकानें लगती थी। तो आजकल सरकार है वो कुछ नियंत्रण भी पा रही है कि हम अनावश्यक खादों का प्रयोग ना करें, इससे हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, खेती की लागत यानी एक फसल को पहले अभी इतनी महंगी खादें, यूरिया, आने जाने के साधन, उनको उठा के लाएंगे, ट्रैक्टर में डालेंगे, मजदूर से डलवाएंगे, तो जो हम फसल पैदा कर रहे हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ेगी तो सरकार को कीमत ऊंची देनी पड़ेगी, तभी फ़ायदा होगा। यदि कीमत कम होगी, लागत बढ़ जाएगी तो किसान को घाटा होगा, और किसान तो पहले ही मारा फिर रहा है। और रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, कहता है रासायनिक में जो उर्वरक होते हैं ना, खाद, ऐसे खनिज होते हैं उसमें जो पानी में घुल जाते हैं वो, और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। यानी पानी में पहले आपने देखा वो यूरिया DAP पानी में घुल जाती है और तुरंत खाद की जड़ में चली जाती है और पौधों को मिल जाती है, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं करती। कहता है ये एक बार तो पानी में घुल जाती है, लेकिन मिट्टी इसे ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकती। ये मिट्टी होती है, इसमें से पानी निकलकर भूमिगत जल, या तो वो ज़मीन के नीचे पानी धरती के नीचे वहाँ चला जाएगा, या जब बरसात होगी तो नदियों में वो पानी चला जाएगा, तालाबों में चला जाएगा, और वहाँ पर फिर क्या होगा, प्रदूषण फैलाएगा। तो अब खाद और बीज के एक नुकसान तो ऊपर बता दिया कि इससे क्या है, लागत बढ़ेगी और किसानों को आमदनी कम होगी। दूसरा ये बता दिया कि ये जो तत्व हैं ये मिट्टी में घुलते नहीं हैं, और नहीं घुलेंगे तो क्या होगा, नहीं घुलेंगे तो ये पानी के द्वारा नदी, तालाबों, झरनों में चले जाएंगे, वहाँ पर प्रदूषण होगा, तो ये प्रदूषण भी करते हैं। और आगे है कि रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं, हाँ, एक जो मिट्टी में अच्छे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव जो पौधों को बढ़ाने में काम करते हैं, वो इन रासायनिक खादों से मर जाते हैं। इसलिए हमारी जो अब दिनों दिन है वो फसल है, वो आप देखते हो, हम घर में भी पौधा लगाते हैं तो उसमें कितनी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि ज़मीन के पास वो जीवाणु ही नहीं है कि इन पौधे की बीमारी को ठीक कर सके, और वो उर्वरक इन खादों की वजह से ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाती है। यदि कहता है कि बार बार इसका प्रयोग करेंगे हम तो मिट्टी है वो कम उपजाऊ हो जाएगी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो, उर्वरक मृदा पर क्या प्रभाव डालते हैं। उर्वरक है वो मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, क्या प्रभाव डालते हैं। तो कौन सा प्रभाव डालेंगे, वो सूक्ष्म जीवों को मार देंगे जिससे फसलों को नुकसान होगा, और उनके कारण क्या होगा, उर्वरक के कारण तालाबों, कुओं, भूमि के नीचे जल है वो प्रदूषित हो जाएगा,
और जिससे प्रदूषण होगा। और पौधों में यदि हम खाद ज़्यादा देंगे तो वो खाद्य पदार्थों में भी उर्वरक पौधे जो चीज़ें आ जाएंगी जहरीली, और वो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करेंगी। तो बच्चों, आजकल आप जब अपने दादा दादी माँ बाप से बात करोगे तो कहते हैं ना कि आजकल तो सारा जहर ही हो गया। अब देखो, हम सब्ज़ी खरीद के लाते हैं और उसको यदि फ्रिज में रखते तो फ्रिज में पड़ी पड़ी सड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उनमें ज़्यादा हद से ज़्यादा खाद दे दे के उनको फसलों को पकाया गया है और उसमें अच्छे जीवाणु ख़त्म हो जाते हैं और जो सड़ाने वाले जीवाणु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, विषाणु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा प्रश्न है कि उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो ये तो करीब पहली लाइन में बता दिया था, पंजाब करता है ये। तो वर्तमान में खेती घाटे का सौदा क्यों हो रही है? तो बच्चों, ये तुम्हें बताना है कि ये तो अब जैसे मैंने पहले में आपको अच्छी तरह समझा दिया कि वर्तमान में खेती घाटे की क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो उर्वरक जो खाद, रासायनिक खाद, छिड़काव, ये बहुत महंगे हो गए हैं। पहले बात तो बीज ही महंगा हो गया, फिर पानी की इतनी व्यवस्था, जल सिंचाई का भी कमी आ जाती है, मौसम की भी मार हो जाती है, फसल अच्छी होती है, कभी पर बरसात आ गई, ओले आ गए, कभी पर कोई बीमारी पड़ गई, इसके कारण भी होता है। और इस प्रकार से जो फसल कम होती है, इससे जो लागत है हमारी, मान लो 1 किले में हमें गेहूँ पैदा करने के लिए 25,000 बेचने से गेहूँ पैदा की और 25,000 मिले, और उन 25,000 को हमने यदि 15-20 हज़ार रुपये उनको बिजाई में, पानी में, खाद में लगा दिए तो हमारी बचत क्या होगी? 5,000 रुपये। अब 5,000 में एक किसान के लिए 12 महीने निकालना, शादी भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो ये कैसे होगा? तो ये कहते हैं कि वर्तमान में खेती है वो घाटे का सौदा इसलिए हो रही है क्योंकि उर्वरक क्षमता घट रही है और जो उस पर लागत है वो बढ़ रही है। अब 9वां प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? बच्चों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज की नींव रखने वाला व्यक्ति था स्वामी दयानंद, और ये जाति से ब्राह्मण थे, गुजरात में पैदा हुए थे, लेकिन वो ब्राह्मणों द्वारा आडंबरकारी ब्राह्मणों के द्वारा जो आडंबर फैलाए जा रहे थे, अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, लड़की की शिक्षा को बुरा माना जाता था और जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास करते थे, उन्हीं बच्चों को वही जो इस प्रकार के थे, उन्होंने स्वामी दयानंद ने इसका विरोध किया। स्वामी दयानंद ने इसका विरोध किया और क्या क्या किया उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। जाति प्रथा जो हमारे समाज में कलंक है एक प्रकार का, हम अपने ही हिंदू समाज के कुछ लोगों के साथ छुआछात का व्यवहार करते हैं, वैसे आजकल कर नहीं सकते। भारत की संविधान की धारा 17 के आधार पर यदि कोई छुआछात का अब भी कोई करता है तो उसके खिलाफ बहुत ही दंडनीय अपराध है, दंड दिया जाता है। तो उस समय जब स्वामी दयानंद थे तो ऐसा कई जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अंधविश्वास जो ब्राह्मणों, जादू टोनों के द्वारा या अन्य तांत्रिकों के द्वारा जो फैलाए जा रहे थे अंधविश्वास, उनके लिए बोला। और सबसे बड़ा उनका योगदान जो मैं मानता हूँ वो ये है कि उन्होंने एक तो लड़की शिक्षा के लिए गुरुकुल बनाए। उनका विचार था जब लड़कियाँ पढ़ेगी तभी, यदि आधी जनता को हम पढ़ा ही नहीं रहे तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। तो उन्होंने लड़कों की शिक्षा का जोर दिया और शिक्षा के साथ लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और गुरुकुल खोले। बच्चों, आपने नाम सुना होगा गुरुकुल, वो स्वामी दयानंद की देन है। उन गुरुकुलों में भारतीय संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती है और आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों, आजकल तुम डीएवी स्कूल सुनते हो जहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई भी होती है, तो वो डीएवी स्कूल और ये गुरुकुल, ये दोनों आर्य समाज की देन है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद ने सबसे, क्योंकि विदेशी अंग्रेज़ों का राज था और उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं देश के जन जन तक, यानी पैदल यात्रा करते थे, पूरे भारत में वो घूमे और लोगों को बताया कि हमारा राष्ट्र जो भारत है वो बड़ा महान देश है, हमने गुलाम बना के हम इनके आदी हो गए हैं, हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए, हमारी संस्कृति बड़ी महान है। 4 वेद जो हमारे हैं हिंदू संस्कृति के, उनके बारे में महत्व को बताया। कि उन्होंने कहा कि जब दुनिया कुछ नहीं जानती थी तो हमारा विज्ञान बहुत ऊंचा था। तो
आज क्योंकि ये पेपर का मामला थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या काम किए। तो शिक्षा के लिए, खासकर महिला शिक्षा के लिए, जाति प्रथा का विरोध किया, अंधविश्वास को भगाने में काम किया, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में काम किया। ये इनके काम थे। हिमालय पर्वत, इसका अथवा प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ और हिमालय पर्वत किस तरह भारत के लिए जानकारी है। बच्चों, मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आती, ज्योग्राफी में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हिमालय पर्वत की जब मैंने कहीं पढ़ा है कि 50 लाख इसका निर्माण है वो 50 लाख साल पहले हुआ था। यानी इसकी जब भी हम भूगोल में जिस चीज़ की उम्र का पता हो तो कार्बन के द्वारा उसका उम्र का पता लगाया जाता है कि वो कितने साल का खड़ा है। तो जो भूगोल के वैज्ञानिक हैं उन्होंने हिमालय के पत्थरों को लेकर जब जांच की तो पता लगा कि इनकी निर्माण है वो 50 लाख साल पहले हुआ। और दो प्लेटें, जो ये जो हिस्से होते हैं ज़मीन के, इनको प्लेट बोलते हैं शायद। तो भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन, एक तो यूरेशियन प्लेट और एक भारतीय प्लेट, इन दो प्लेटों के मिलने से, टकराने से इसका निर्माण हुआ। यानी हिमालय पर्वत बना कैसे? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना। और इस प्लेट को अब कहता है टेक्टोनिक्स, इसका नाम रखा गया टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स, टे एक ही मात्रा, आता क्या है? टेक्टोनिक्स। तो आपने याद करना है कि जब ये दोनों भारतीय प्लेट और जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी, वो आपस में जब टकराई तो एक नई प्लेट का जो निर्माण हुआ वो था टेक्टोनिक्स। तो इसके बारे में तो बच्चों में इतना ही बता सकता हूँ। आपका यदि आप किसी भूगोल के लेक्चरर को आप जानते हो और अपने स्कूल में भूगोल का लेक्चरर है तो आप उनसे बात कीजिए और बताइए कि सर ने तो बहुत थोड़ी बातें बताई है, आप हमें बताओ ये प्लेट क्या होती है, ये टकराई कैसे, ये हिमालय कब बना। तो आप अपने सर से ज़रूर बात करोगे आप। और अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए। तो दो भारतीय एक महत्वपूर्ण नदी और लाला लाजपत राय संबंधित स्थल पहचानो। तो बच्चों, जब मैं ये चित्र मैंने देखा, ये भी भूगोल से ही संबंधित है, लेकिन मुझे देखने से लगता है कि जो निशान दे रखा है नदी का वो मुझे महानदी दिखती है। ये महानदी है वो, लेकिन उसको दिखा रखा है नेपाल से। ये तो छत्तीसगढ़ रायपुर का उद्गम स्थान होना चाहिए। इसके बारे में अपने भूगोल के लेक्चर से बात करना। और एक इधर निशान लगा रखा है राजस्थान के हिस्से में, वो भी मुझे लगता है कि लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा से रहा और पंजाब से रहा। पंजाब में लाहौर से और हरियाणा में कहें तो रेवाड़ी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। राजस्थान के बारे में मुझे इसका कोई ज़्यादा लाला लाजपत राय जी का ज़्यादा संबंध मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन एक चीज़ हुई कि उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में चरित्र चित्रण किया था। लाला लाजपत राय ने किताबें लिखी थी, प्रकाशित भी की थी। यदि उससे संबंध है तो ये आप पिछले दो प्रश्न अपने भूगोल के लेक्चर से बात करना। मैंने आपको ये प्रश्न पत्र अच्छी तरह से करा दिया है। और अब आप क्या करोगे कि आप ये प्रश्न पत्र को संभाल के रखोगे और इसे आज पूरी 1, 2, 3 बार सुनोगे और फिर कल से इसको अपने साफ कॉपी में पूरे प्रश्न पत्र को हल करोगे। जैसे ही तुम्हारे ये जो सेट के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, आपके टीचर को ये दिखाना कि मैंने सही लिखे हैं क्या। तब आपके टीचर को भी पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा कि जो आप पेपर में लिख के आए हो वो कितना गलत है और कितना जो मैंने अब पढ़ा है वो ठीक है। यानी मैं मेरी बात किस तरह से लिखूं कि मेरे अंक ज़्यादा आ जाए। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें पसंद आएगी, समझ में आएगी, पसंद से ज़्यादा समझ में आएगी। कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, तपस्या करो। यदि अच्छा इंसान बनना है तो, अपना जीवन बढ़िया करना है तो, और अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हो, और वो सेवा तब होगी जब आपके हाथ में साधन होंगे। साधन आपके हाथ में तब होंगे जब आप अच्छे पढ़ेंगे और गाइडने की बजाय किताबें पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।